नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त हो चला है सीधी बात का और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। सीधी बात में आज हम बात करने वाले हैं राम के नाम पर मचे सियासी संग्राम की। बात करने वाले हैं चढ़ावे के चक्रव्यूह की, एक ऐसा चक्रव्यूह जिसमें धांधली का आरोप लगाया है, जिसमें आरोप लग रहे हैं कि चढ़ावे की चोरी हुई है। जिम्मेदार आखिर इसके पीछे कौन है? क्योंकि ट्रस्ट बार बार ये कह रहा है कि इसकी जांच पड़ताल की जाती है। एसबीआई भी कह रहा है ऑडिट रिपोर्ट बिल्कुल सही है, ऑडिट रिपोर्ट हमारे सामने है, किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहा है और उसके बाद एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, ये इस मामले को और भी ज्यादा गंभीर बना देता है। अब बड़ा ट्विस्ट इस मामले में ये आ गया है कि मामला पीएमओ तक पहुंच गया है। मामले की गंभीरता इतनी, राम नाम के मामले की गंभीरता इतनी कि मामला पीएमओ तक पहुंच गया है। लेकिन ये भी देखिए कि एफआईआर नहीं हुई है। बिना एफआईआर के जांच के आदेश दे दिए गए हैं। रिटायर्ड जज इसकी जांच करेंगे कि राम मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है उसमें दरअसल किसी तरह की धांधली या किसी तरह की चोरी हो रही है या नहीं। जो आंकड़े सामने हैं या जिस तरह की पूरी प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से पारदर्शी वाकई में है या नहीं। अब सवाल यह आकर खड़ा हो जाता है कि अगर सब कुछ बिल्कुल ठीक है तो आपने जांच के आदेश क्यों दिए हैं? और अगर जांच के आदेश दिए हैं तो फिर किसको बचाने की कोशिश हो रही है कि एफआईआर नहीं की गई है? इसी को लेकर आज करने वाले हैं हम सीधी बात। तो सीधी बात आज हम करेंगे रामलला के चढ़ावे पर संग्राम है। और आइए, कुछ ऐसे में महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपके लिए जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो जानकारी एक एक कर हम आपके समक्ष रखने वाले हैं। राम मंदिर में किस तरीके से दान की बरसात होती है। 327 करोड़ का दान एक साल में लगभग आ जाता है। कुल दान जो है 327 करोड़ रुपए का एक साल में लगभग आता है। दैनिक काउंटर दान 10 से 12 लाख रुपए प्रतिदिन दान आता है, क्योंकि यहाँ पर लाखों की श्रद्धालु जो है वो दर्शन करने के लिए आते हैं। गुप्त दान, ऑनलाइन चढ़ावा काउंटर दान से लगभग 3 गुना अधिक है। जो लोग ऐसे होते हैं गुप्त रूप से दान करते हैं, ऑनलाइन चढ़ावा चढ़ाते हैं, सोना चांदी वस्त्र, बड़ी मात्रा में आभूषण कपड़े, ये सब भी चढ़ाया जाता है रामलला को। और ऐसे में भारी संख्या में जो दान है वो आता है। अब ये चढ़ावा कैसे गिना जाता है? करोड़ों रुपए के चढ़ावे में गड़बड़ी के आरोपों से बवाल मच गया है। आरोप, जांच और जवाबदेही को लेकर ये पूरे जो है चक्रव्यूह सम्मानो देखिए सामने आ गया है। संतों, पूर्व लेखा प्रभारी और विपक्ष ने गंभीर सवाल इस पूरे मसले को लेकर खड़े कर दिए हैं। यही एक बड़ी वजह है कि सियासी संग्राम मचा है। ट्रस्ट ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। ट्रस्ट ने पारदर्शिता होने की बात कही है, लेकिन अगर वाकई में पारदर्शिता है तो फिर रिटायर्ड जज जांच क्यों करेंगे? यानी कुछ ना कुछ या तो गड़बड़ी है। नियमित ऑडिट और पारदर्शी व्यवस्था का दावा किया जा रहा है। ट्रस्ट बार बार कह रहा है कि नियमित तौर पर ऑडिट होता है, ट्रांसपेरेंसी पूरी तरीके से है, एसबीआई की निगरानी में चढ़ावे की गिनती होती है। ये ट्रस्ट की तरफ से कहा जा रहा है। एसबीआई ने भी ऑडिट रिपोर्ट को लेकर कहा है कि ऑडिट रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है। सीसीटीवी और एआई निगरानी के बावजूद सवाल उठ रहे हैं। सीसीटीवी की निगरानी में सब कुछ होता है, बावजूद इसके सवाल उठाए जा रहे हैं कि घपला किया गया है। निष्पक्ष जांच की मांग लगातार तेज होती जा रही है। लगातार मांग हो रही है कि जांच की जाए, ट्रांसपेरेंसी के साथ निष्पक्ष जांच की जाए। लखनऊ में ट्रस्ट की हाई लेवल एक बैठक होती है, जिसके बाद कई अहम फैसले भी लिए गए हैं। ट्रस्ट एक हाई लेवल मीटिंग करता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यह हाई लेवल मीटिंग होती है, जिसमें यह तय होता है रिटायर्ड जजों की समिति जांच करेगी। यानी कि रिटायर्ड जजों की समिति से जांच कराने का जो फैसला है वो ट्रस्ट की हाई लेवल मीटिंग में लिया जाता है ट्रांसपेरेंसी के लिए। करोड़ों के आरोप है, लेकिन अब तक एफआईआर नहीं है। इसको लेकर एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो जाता है कि जब आप आरोप करोड़ों के लग रहे हैं तो फिर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई है? अब जरा समझ लीजिए चढ़ावा गिना कैसे जाता है। दान पात्र सीसीटीवी की निगरानी में खोले जाते हैं। बैंक कर्मी यानी कि एसबीआई के बैंक कर्मी और ट्रस्ट प्रतिनिधि मौजूद रहते हैं। रकम एसबीआई खाते में जमा की जाती है। नियमित ऑडिट प्रक्रिया लागू होती है। नकदी की गिनती और रिकॉर्डिंग होती है। एक पूरी ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया है जिसके तहत हम चढ़ावे की गिनती जो है, जो रामलला को चढ़ती है, उस चढ़ावे की गिनती की जाती है। अब ये सारी जानकारी जो हमने आप तक पहुंचाई, ये कई सुलगते सवाल हैं इसके बाद जो आकर खड़े हो जाते हैं। वो सुलगते सवाल भी आइए आपके सामने एक एक कर हम रख देते हैं। जो अगर कोई गड़बड़ी नहीं है तो रिटायर्ड जजों की जांच समिति बनाने की आखिर जरूरत क्यों आ पड़ी? क्यों लखनऊ में एक हाई लेवल मीटिंग होती है जिसके बाद ये फैसला
लिया जाता है? दूसरा बड़ा सवाल, करोड़ों के चढ़ावे पर आरोप लग गए, पीएमओ ने रिपोर्ट मांग ली, लेकिन एफआईआर के नाम पर शून्य आखिर क्यों है? एफआईआर क्यों नहीं की गई है अभी तक? तीसरा कि राम मंदिर का मुद्दा आस्था से ज्यादा अब राजनीतिक अखाड़ा बन गया है, क्योंकि विपक्ष ने ये पूरा मुद्दा उठाया, जिसके बाद अब ये मुद्दा बवाल के रूप में हमारे सामने है। क्या ट्रस्ट की आंतरिक ऑडिट ही पर्याप्त है या फिर न्यायिक जांच जरूरी है? जो ऑडिट रिपोर्ट की जाती है, क्या उसे पर्याप्त माना जाए? अगर जांच में आरोप सही निकले तो जिम्मेदार कौन होगा, और अगर आरोप झूठे निकले तो क्या विपक्ष माफी मांगेगा? यह भी बड़ा सवाल है जो यहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है। तो इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज करने वाले हैं हम सीधी बात। कई खास मेहमान हैं जो हमारे साथ जुड़ेंगे, इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे। एक एक कर उन मेहमानों का परिचय भी हम आपके साथ करा देते हैं जो मेहमान हमारे साथ होंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी जुड़ेंगे प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी जुड़ेंगे। सबसे पहले बीजेपी की तरफ से आपको बता दें, मधुकर त्यागी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो आज इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अशोक गुप्ता जुड़े हैं। अगर विष्णु दास महाराज जी महामंडलेश्वर हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही रणविजय सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आज हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बने हैं। सभी खास मेहमान आपके सामने, आपकी टीवी स्क्रीन पर, आप सभी का तहे दिल से स्वागत। मधुकर त्यागी जी के साथ शुरुआत करते हुए, मधुकर त्यागी जी, जब रिटायर्ड जज जांच करेंगे, एक कमेटी बनाई जाएगी, रिटायर्ड जज जांच करेंगे कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट है या नहीं है, किस तरीके से सब कुछ हो रहा है चढ़ावे को लेकर, क्योंकि सवाल खड़े हो रहे हैं। तो फिर ये बताइए, जब ये मामला इतना गंभीर है, पीएमओ तक ये मामला पहुंच चुका है, तो एफआईआर अभी तक क्यों नहीं हुई है? बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में मुझे शामिल करने के लिए। और कोई भी एफआईआर जांच का विषय जो होता है, उसके लिए आवश्यकता नहीं है कि तुरंत एफआईआर कर दी जाए। उससे पहले बहुत सारे प्रकरण हैं, यहां तक कि हाई कोर्ट दिल्ली ने भी इस विषय में कई बार ये बताया है कि जांच की प्राथमिकता पहली होनी चाहिए, आनन फानन में कोई भी स्टेप ना हो। और एक संवैधानिक प्रक्रिया का जो अंग है वो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं, उनकी एक कमेटी गठित की गई है। हाँ। और इसके आगे यदि दोषी करार कोई भी होता है तो उसके लिए जो भी संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत दंड विधान है, जो भी कुछ प्रक्रिया होगी वो होगी, जांच हो जाने दें। और उसके लिए एक जो कमेटी गठित कर गई है, और जो कमेटी आप भली भांति जानते हैं कि अयोध्या मंदिर जो ट्रस्ट है वो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बनाया गया एक ट्रस्ट है, और उसके ट्रस्टियों ने अपने यहाँ पर किसी भी प्रकार की अनियमितता ना हो, गड़बड़ी ना हो, इसीलिए न्यायाधीश महोदय जो एक न्यायमूर्ति होते हैं उनको इस समिति के अंदर रखा है। यदि कुछ ऐसा निकलता है तो एफआईआर उसके बाद हो जाएगी। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अगर कुछ निकलता है तो फिर एफआईआर हो जाएगी। अभी आप क्या इस मसले को उतना गंभीर नहीं मान रहे हैं कि पहले एफआईआर की जाए? और इसके साथ ही जब आपने बकायदा इसके लिए बकायदा एक कमेटी बनाई गई है रिटायर्ड जज की, तो क्या ट्रस्ट को अपनी ही बनाई व्यवस्था पर या अपने ही लोगों पर भरोसा नहीं है जिसकी जरूरत आ पड़ी? क्योंकि ये बात वो नजर आ रही है मधुकर जी कि काम हो भी रहा है, लेकिन काम उस तरीके से नहीं हो रहा है कि जनता के मन में शंका आ जाए, जनता के मन में सवाल पैदा हो जाए। खुद ब खुद इसकी वजह से सवाल पैदा हो रहे हैं। नहीं, मैं आपको दो बातें और इस विषय में साथ में जोड़ देता हूं, क्योंकि एक मैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से आता हूं, तो वहां मैंने देखा भी है। क्योंकि एक दो आपको विषय बताऊंगा। इंडिया टाइम्स में खबर 7वें महीने 2025 की है कि वहां अब्दुल्ला रेजिडेंसी में एक विवाद हुआ था कि हिंदुओं के मकान, हिंदुओं को वहां पर प्लॉटिंग खरीदने पर एक अनौपचारिक रूप से बैन किया गया था। यह संज्ञान फिर हमारे स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं सोमिंदर तोमर, उनके द्वारा लाया गया। उसके विषय में हमने सीधे किसी के ऊपर एफआईआर नहीं की, पहले जांच ही प्रशासन ने उसमें जांच कर रही है। जांच के बाद में जो भी तथ्य निकल कर आएंगे, क्योंकि कोई भी प्रकरण छोटा बड़ा नहीं होता, उसका एक स्टेप होता है। तो मेरे हिसाब से, और ये सभी लोग मानते भी, संविधान जो कहता है कि किसी दोषी को सजा जरूर मिल जाए, तो लेकिन कोई जो निर्दोष है वह सजा का भागी ना बने। इसी वजह से ये जांच कमेटी है। और हमारे राम मंदिर एक बड़े ही आस्था का प्रतीक है हिंदुओं के लिए, हमारे सभी सनातनियों के लिए। लेकिन ये विवाद कहां से शुरू हुआ था ये आपको भी पता है। अखिलेश यादव जी जो सनातनी विरोधी बातें करते हैं, वो कहीं ना कहीं इस प्रकार के ट्वीटों के माध्यम से ना वो सनातन में विश्वास रखते हैं। क्योंकि आपने अनेक प्रकरण देखे होंगे, चाहे कांग्रेस हो या उनकी सहयोगी पार्टियां जुड़ के जब भी कार्य करती हैं,
तो कहीं ना कहीं सनातन धर्म किस प्रकार से उसकी जो वैल्यू है, जो उसकी परंपराएं हैं, उनको ठेस पहुंचाने के वो बराबर प्रयास करते रहते हैं। जो हो रहा है वो बिल्कुल सही तरीके से हो रहा है, जनता इससे सहमत है। तो मधुकर जी, अगर आप इसे विपक्ष की एक तरह की राजनीति करार दे रहे हैं कि ये जो पूरा मामला शुरू हुआ वो अखिलेश यादव के ट्वीट से शुरू हुआ, तो क्या आप ये जांच जो आप करा रहे हैं वो विपक्ष की तसल्ली के लिए करा रहे हैं, या विपक्ष ने जो सवाल खड़े हुए तो आप लोगों पर और राम मंदिर ट्रस्ट पर कोई सवाल ना आए इसीलिए अब जांच हो रही है? ये भी क्लियर कर दीजिए। देखिए, जो आपने देखा होगा कि ज्ञान व्यापी प्रकरण भी आपके सामने है, मथुरा का मामला भी सामने आया था, क्योंकि जो भी, मैं भारतीय जनता पार्टी के होने के नाते इस वजह से बता रहा हूं कि हम ट्रांसपेरेंसी भली भांति जनता के बीच में लाना चाहते हैं। कोई भी चीज ऐसी संशय न रह जाए। जब कोई आरोप लगाने का प्रश्न उठता है और यहाँ आरोप लगाया जा रहा है कि वहां घोटाला हुआ रहा है, वहां पर जो दान कलेक्शन है उसमें कोई समस्या आ रही है, लेकिन जो मैं उदाहरण आपको ज्ञान व्यापी और उनका दे रहा हूं, वहां पर न्यायिक व्यवस्था के द्वारा ही एक आदेश पारित हुए, और उस आदेश के बाद ही आगे जो भी वहां प्रकरण हुए वो एक संवैधानिक रूप से हुए। तो वहां यहाँ पर कुछ भी विपक्ष को तसल्ली देने के लिए नहीं है, लेकिन पारदर्शिता, लोगों के बीच में यदि कोई भ्रम फैल रहा है उसको सही करने के लिए है। और क्योंकि ऐसा नहीं है कि भगवान श्री राम के राम राज्य में भी उस समय भी असत्य वाले लोग थे और सत्य वाले लोग हैं। मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूं कि दूसरा व्यक्ति सही है गलत है, लेकिन जांच होने तक हम किसी को दोषी करार नहीं दे सकते। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जांच होने तक किसी को दोषी करार नहीं दे सकते, जो आपका ये कहना है, और विपक्ष की राजनीति पे से आप एक तरीके से करार दे रहे हैं। तो डॉक्टर अशोक गुप्ता जी, यहाँ तो ये कहा जा रहा है, चलिए आप लोगों ने बात उठाई तो जांच हो रही है कि चढ़ावे का जो असली सारी रकम है वो किस तरीके से कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है, क्या ये अंदर घपला है कि नहीं है, क्योंकि तथाकथित बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं। अब इन रिपोर्ट्स को सच माने या झूठ माने अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। जो ये 7.5 करोड़ रुपए के गबन की रिपोर्ट्स अलग अलग जगह से सामने आ रही हैं, अब जो ये आरोप लग रहा है कि विपक्ष की राजनीति है, इसका आपके पास क्या जवाब है? दूसरा, क्या कोई सबूत, कोई ऑडिट रिपोर्ट या फिर कोई तथ्य आप ऐसा सामने रख सकते हैं जिसको लेकर फौरन तौर पे या तो एफआईआर हो सके या ये क्लियर हो सके कि हाँ, जो आप आरोप लगा रहे हैं उसमें वाकई में सच्चाई है, वो हवाई आरोप नहीं है? मोनिका जी, बहुत अच्छा आज आपने टॉपिक रखा है। जो तीनों लोग के मालिक हैं प्रभु श्री राम, वहां पे भी डकैती हो रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी की 12 साल और 10 साल यानी टोटल 22 साल की सरकार आई है, तब से कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है, चाहे थाना हो, चाहे अड्डा अदालत हो, चाहे तहसील हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे कचहरी हो, सब कहीं लूट घसोट भ्रष्टाचार चल रहा था। और यह भ्रष्टाचार इतनी चरम सीमा पे पहुंच गया है, जो हमारी आस्था के विषय है, सनातनी समाजवादियों की प्रभु श्री राम आस्था है, और भारतीय जनता पार्टी के ये अखाड़ा मानते हैं, प्रभु श्री राम को अखाड़ा मानते हैं राजनीति का। अच्छा। और सनातनी समाजवादी जो है इनको प्रभु को अपना आस्था मानते हैं, प्रभु श्री राम को। अशोक गुप्ता जी, मुझे माफी के साथ टोक रही हूँ, लेकिन ये आजकल चर्चाओं में जो सनातनी समाजवादी पार्टी आ रहा है ना बार बार सुनने में, ये पहले नहीं आता था। ये जो अब सुनने में आ रहा है, क्या ये 27 को देखते हुए आ रहा है? मोनिका जी, हमें किसी को सर्टिफिकेट नहीं मानना है। मेरा नाम आपने लिखा है डॉक्टर अशोक गुप्ता, और गुप्ता सनातनी होते हैं या नहीं होते हैं, ये मेरे नाम से प्रूफ होता है। और जो नहीं, हम आपके नाम पर नहीं जा रहे हैं, हम आपके नाम पर नहीं जा रहे हैं। नहीं, तो हम आपके नाम पर नहीं जा रहे हैं। सनातनी समाजवादी पार्टी जो आप कह रहे हैं उसके लिए कह रहे हैं। क्यों समाजवादी पार्टी के मुखिया सनातनी नहीं है? वो मतलब सनातनी नहीं, वो प्रभु राम को नहीं मानते, सनातनी है, वो प्रभु राम में आस्था रखते हैं, नहीं मानते हैं, बिल्कुल सनातनी है, हमने तो मना किया ही नहीं। वो प्रभु राम में बिल्कुल आस्था रखते हैं, वो 100 बार जा चुके हैं रामलला के दर्शन करने के लिए, वो बिल्कुल आस्था रखते हैं। वो जब मंदिर का शिलान्यास हुआ था तब भी मौजूद थे, उद्घाटन हुआ तब, उसके बाद तब जब पूजन हुआ तब भी वो मौजूद थे, हर एक कार्यक्रम में वो मौजूद रहे। हम तो बिल्कुल इनकार नहीं कर रहे, पक्के सनातनी है वो तो। क्या हम लोग, क्या हमारे घर में सत्यनारायण कथा नहीं होती? क्या श्रीमद् भागवत नहीं होती? क्या हम लोग गीता नहीं पढ़ते? क्या हम लोग रामायण नहीं पढ़ते? क्या भोले प्रभु सबसे बड़ा
केदारेश्वर मंदिर आज इटावा में बन रहा है, लेकिन टॉपिक है हमारा प्रभु श्री राम। इधर उधर हम लोग न जाए, बहुत सारी चीजें हैं। मोनिका जी, बहुत अच्छा हुआ कि आज आपने बुला लिए। अच्छा। और अभी देखिए, आप हमसे प्रूफ मांगने की बात कर रही थी, तो प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अपने दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष है आदरणीय पीडीए जननायक श्री अखिलेश यादव जी के ट्वीट पे आज जब उनको जानकारी ये बात मिलती है और उन्होंने ट्वीट किया है, और ये आज से घोटाला नहीं चल रहा था, जब प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर का भूमि पूजन हो रहा था, उससे पहले से लेकर जब जमीन अधिग्रहित की जा रही थी, तब से लेकर के अभी तक के घोटाला चल रहा है। और ये वास्तव में जो सच्चे सनातनी समाजवादी हैं, उनको ये जानकारी हुई और इस बात को ट्वीट किया गया। तो भारतीय जनता पार्टी प्रभु राम पे राजनीति करती। इससे पहले भी एक मुद्दा आया था जमीन घोटाले में, जो इनके कमेटी के एक मिश्रा जी, अनिल मिश्रा जी, और वहां के जो भारतीय जनता पार्टी के मेयर है उपाध्याय जी, ऋषिकेश उपाध्याय जी, इन लोगों ने शाम को 7 बजे किसान से जमीन रजिस्ट्री कराते हैं 2 करोड़ के, और 10 मिनट के बाद उसी जमीन को 18 करोड़ के प्रभु राम के नाम से, प्रभु राम के मंदिर के नाम से प्रभु राम को बेच देते हैं। तो अब बताइए कि ये कौन सा, और दोनों में, उसमें भी पहली रजिस्ट्री जो हुई किसान से जमीन ली गई, उसमें भी उपाध्याय जी जो मेयर साहब है भारतीय जनता पार्टी के, वो ही गवाह थे, और जो इनके सदस्य हैं मिश्रा जी, वो 2 ही लोग उसमें भी पहली वाली रजिस्ट्री में गवाह थे, और जब रामतीर्थ ट्रस्ट को जमीन लिखी गई तब भी वो भी गवाह थे। वही 2 लोग भारतीय जनता पार्टी के जो वहां के बड़े पद पे बैठे हैं। और ये जांच का विषय है, ये जांच करके, लेकिन जांच करेगा कौन? सबसे पहले वहां के जो मंत्री हैं चंपत राय, उनको हटा करके जांच होना चाहिए। बहुत बड़े लोग हैं, ये वही बैठे रहेंगे और जांच नहीं हो सकता है। तो आपको जो रिटायर्ड जज जांच करेंगे, आपको उन पे भरोसा नहीं है क्या, जो आप चंपत राय जी को हटाने की बात कह रहे हैं? अरे उससे पहले जांच से पहले तो चंपत राय को हटाया जाए ना। जो उन बड़े बड़े कुर्सियों पे बैठे हैं उनको नहीं हटाया जाएगा, तो चोर मौसेरे भाई वही चोरी कर रहे हैं, वही जांच कर रहे हैं, कैसे साबित हो पाएगा? अरे जांच तो रिटायर्ड जज करेंगे ना, चंपत राय जी थोड़ी करेंगे, रिटायर्ड जज जांच करेंगे। जो फैसला लिया गया है, जब आप सुन लीजिए, यदि प्रधानमंत्री के खिलाफ, यदि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री अपने कुर्सी बैठा है और उनके खिलाफ जांच होगी तो कुछ नहीं पता लगेगा। उसी तरीके से चंपत राय जी को जिन्होंने चंपत कर दिया है, उनका नाम ही चंपत है, राम रत्न को चंपत करने वाले चंपत राय को सबसे पहले हटाना चाहिए। दूसरी बात, इनके जो रिटायर अकाउंटेंट हैं, वहां से बहुत सारे दान पेटियां रखी जाती हैं, 40 से ज्यादा दान पेटियां हैं, जो बड़े बड़े श्रद्धालु, बड़े बड़े भक्त आते हैं, जो बहुत लोग उसे गुप्त दान करते हैं, नकदी गुप्त दान करते हैं, बड़े बड़े जवाहरात, हीरा मोती, सोना चांदी उसमें दान दे डालते हैं। अभी तो ये बात केवल रुपया पे जो वहां नगदी गया है उस पे घोटाला हो रहा है, सोने चांदी जवाहरात का तो भी हम लोग बातें नहीं कर रहे हैं। वो कहां जा रहा है? प्रभु श्री राम का, भक्तों का, आस्था का कहां जा रहा है? तो ये आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को ये ट्रस्ट को पूरी खत्म करके नई ट्रस्ट बनानी चाहिए। तो जो आपकी मांग है, इसका जवाब मैं फटाफट मधुकर त्यागी जी से ले लेती हूँ, फिर विष्णुदास जी के पास जाएंगे। मधुकर त्यागी जी, जो मांगे हैं विपक्ष की, क्या इस ओर विचार किया जाएगा? चंपत राय जी ट्रस्ट की कुर्सी पर बैठे हैं, तो चंपत राय जी को पहले हटाया जाए, तभी तो जांच पर भरोसा कर पाएंगे कि निष्पक्ष जांच हो रही है। जाहिर सी बात है, आपने मुखिया को बिठा रखा है, मुखिया की देखरेख में जांच होगी, तो फिर कैसे भरोसा किया जाएगा? देखिए मोनिका जी, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं अशोक गुप्ता जी, ये अपने मुखिया की उस बात को भूल जाती हैं जब वो, मैं शुरुआत में ही आपको बताया था, सनातन विरोधी जो जिस प्रकार से बातें कर रहे हैं, वो तो सनातनी समाजवादी पार्टी कह रहे हैं, आप सनातन विरोधी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हम सनातनी समाजवादी पार्टी हैं। देखिए, जब एक बार आपने भी उनके कई बयान देखे होंगे, जब वो कहते हैं कि गौशालाओं से दुर्गंध आती है, आप दुर्गंध पसंद करते हैं, तो उनके वक्तव्यों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस प्रकार का उनका रवैया सनातन को लेकर है। मैं अपनी पूरा गुप्ता जी। और दूसरा जो हमारे
हमारे जो ट्रस्ट के चंपत राय जी हैं, तो ये तय नहीं करेंगे, ये तय नहीं करेंगे, ये तय नहीं करेंगे, ये भारतीय जनता जो गाय को काटेगा, हम लोग कह रहे हैं गाय को राष्ट्रीय माता भूल जाते हैं, पानी नहीं मिल रहा है। गौ माता को जो हमारी राष्ट्रीय माता है उनको पेट भर पानी नहीं मिल रहा है, और चारा की तो बात छोड़ दीजिए। तो ये झूठ है, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये प्रभु राम के नाम पे राजनीति चलाते हैं, और प्रभु राम ने 2024 में इन्होंने दिखा दिया है। ठीक है, बारी बारी तभी बात समझ में आ पाएगी। अशोक जी ठीक है। मधुकर जी, राम के नाम पर वोट लेना बंद कीजिए। कह रहे 2024 में जनता ने हकीकत दिखा दी है, और जरा पहले तय कर लीजिए कौन सनातनी है। जनता किसे सनातनी माने? आप खुद को सनातनी कह रहे हैं, वो खुद को सनातनी कह रहे हैं। अच्छी बात है, मैं तो चाहता हूँ कि सनातनी हो जाएंगे, लेकिन भाव तो नहीं, लेकिन वो भाव नहीं। लेकिन प्रभु राम तीनों लोग आज पृथ्वी पे सबसे बड़ा कोई जननायक और सोशलिस्ट है तो आदरणीय पीडीए जननायक अखिलेश यादव जी है। अरे आप तो अशोक गुप्ता जी बिल्कुल जनता के मन में, उनके दिमाग में बात डालने की पूरी भरपूर डिबेट के माध्यम से भी कोशिश में लगे हुए हैं कि हम सनातनी हैं, हम पीडीए के जननायक हैं, सारे वोट्स ले लेंगे क्या जनता के, सब कह के। ये गाय को कटवाने वाले स्लाटर हाउस चलवाने वाले ये सनातनी हो सकते हैं? हमारे देश का मुसलमान कह रहा है कि गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करिए, क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं? मधुकर जी क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं, बताइए। 500 वर्षों का इंतजार किसने किया था? मुख्य न्यायालय के आदेश के बाद में सभी ने माना कि हम संविधान की रक्षा भी करते हैं, उसके आदेशों का भी पालन करते हैं। तो जो ये प्रकरण चल रहा है ना, तो उसमें जो मंदिर समिति के जो मुख्य ट्रस्टी हैं चंपत राय जी, उसको हटाने या उनको जोड़ने का इनका काम नहीं है। ऊपर से ये समिति बनी है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बनी है, और जो प्रकरण चल रहा है अभी तो सारे कोर्ट कचहरी सब खुले हुए हैं। स्टेप बाय स्टेप ट्रांसपेरेंसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, और दूध का दूध और पानी का पानी सभी के बीच में आ जाएगा। आपके कहने से कि गबन हो गया, यदि किसी पर आरोप लगा दिया जाए तो वो दोषी करार नहीं हो जाता। तो संविधान की उस इकाई न्यायपालिका पर सवाल उठते हैं जो इस जांच समिति के सदस्य बनकर इस जांच समिति की ट्रांसपेरेंसी करेंगे। दीजिए, यदि आप उससे संतुष्ट नहीं होते तो आपके लिए खुले हुए, आप किसी भी कोर्ट में जाकर इस मामले को देख सकते हैं। लेकिन सीधे आप किसी को दोषी करार दे दे, चाहेंगे तो ट्रस्ट के सदस्य कौन बने ये तय नहीं करेंगे। इसको आप मधुकर जी, एक बात भी सत्य है और एक कटु सत्य है, जब अपने प्रदेश की बात आ रही है जहां आपकी सरकार है, तो बहुत अच्छे लहजे में, सहज लहजे में आप लोगों का बयान है कि किसी को दोषी अभी नहीं ठहराया जा सकता है, इसीलिए एफआईआर नहीं। लेकिन अगर ये विपक्ष का राज्य होता तो अब तक आप लोग प्रदर्शन करते हुए, हंगामा करते हुए न जाने क्या से क्या कर चुके होते। ठीक है, हाँ जी मुखबर गरीबों का पहले एफआईआर करेंगे, चंपत राय में बाद में एफआईआर करेंगे। अभी ये क्या मधुकर जी, बात सत्य है, बात गलत नहीं है। अगर आप अपनी बारी आ रही है तो जो दोषी होगा तब फिर एफआईआर होगी, जांच में कुछ सामने आएगा तो एफआईआर होगी। विपक्ष का राज्य होगा तो अब तक 10 केस हो चुके होते। ठीक है, लौटेंगे आप दोनों के पास, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, लौटेंगे आप दोनों के पास, कंटिन्यू किया जाएगा। विष्णुदास जी भी हमारे साथ है, महामंडलेश्वर हैं। विष्णुदास जी, राम मंदिर का जो मुद्दा है, जिस तरीके से इस पर आरोप लग रहे हैं चढ़ावे को लेकर, क्या आपको लगता है इससे भक्तों के विश्वास को, उनके भरोसे को चोट पहुंची है? मोनिका जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, और अयोध्या भगवान श्री राम की नगरी से सभी को जय श्री राम। देखिए, भारत की पहचान संस्कृति और सनातन से है, और मेरे राम मंगल रहे हैं कर, क्योंकि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तो भगवान राम तो सबके हैं, और राम भगवान जो है सबका मंगल रहे हैं, कर रहे हैं। अब विषय आ गया राम मंदिर का, तो मैं सुबह रोज जाता हूँ राम मंदिर का दर्शन के लिए, और भगवान को निहारता हूँ। जब भगवान रामलला टेंट में थे तब भी हम लोग जाते थे, और अब भगवान राम राज बैठे त्रिलोका का, अब भगवान राजा भी बन गए, हम लोग जाते हैं। सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, वहां के जो पुजारी है ट्रस्ट कैमरा की निगरानी में रहता है। कभी भी हमको लोगों को यहाँ
सोचना नहीं मिला है कि राम मंदिर से कहीं चोरी हुआ है, कहीं घोटाला हुआ है। और जो कह रहा है तो भगवान राम जी तो स्वयं बैठे हुए हैं राम मंदिर में, वो तो स्वयं साबित देंगे कर कि कौन चोर है और क्या घोटाला हुआ है, क्या घोटाला नहीं हुआ है। भैया राम मंदिर में तो राम जी बैठे हैं ना, और जो जहां राम लला स्वयं बैठते हैं वहां चोरी और घोटाला का कोई सवाल ही नहीं बनता है। मगर एक बात मान लिया जाए कि अगर घोटाला हुआ है, चोरी हुआ है, तो भगवान राम लला स्वयं दंड देंगे, चाहे वो चंपत राय जी हो, चाहे हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हो, चाहे समाजवादी के नेता लोग। भाई तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अगर चोरी हुआ है तो भगवान राम लला दंड देंगे। विष्णुदास जी, ऐसे तो आप हर मामले में कह दीजिए कि भगवान, एक सेकेंड, अगर आप ये कह रहे हैं कि राम लला खुद स्वयं दंड देंगे तो इस देश में फिर यानी कि गड़बड़ियां होती रहें, घपले होते रहें, क्राइम होता रहे हर तरीके का, और हम यही कहते रहे कि राम लला स्वयं दंड देंगे। ये बताइए, क्या समाजवादी पार्टी ही राम का ठेकेदार है? राम मंदिर का तो ये बात तो आप बीजेपी के लिए भी कह सकते हैं, ये बात तो आप बीजेपी के लिए भी कह सकते हैं। वन साइडेड क्यों हो रहे हैं? विदेश में जितने लोग रहते हैं, भारत में जितने लोग रहते हैं, सभी सनातनी हैं। मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि अगर चोरी है प्रणाम करता हूं, होनी चाहिए, मैं नहीं कह रहा लेकिन आपकी जो भाषा है, मगर अगर हिंदुओं के आस्था बन करके। विष्णुदास जी, आप भी एफआईआर की जरूरत नहीं समझ रहे हैं। विष्णुदास जी, आपकी नजर में भी एफआईआर की जरूरत नहीं है कि पहले एफआईआर होनी चाहिए और फिर पूरा जांच पड़ताल कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए होनी चाहिए? आ रही हूँ आपके पास अशोक जी, एक सेकेंड। विष्णुदास जी, पहले हाँ, आपको नहीं लगता? मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, पहले जांच होनी चाहिए। जांच में कौन चोर है, किसने राम मंदिर का चढ़ावा का घोटाला किया है। अगर वह साबित नहीं होता है तो अखिलेश यादव को कमेटी पे भरोसा कर लेंगे, सभी सनातनियों से माफी मांगना पड़ेगा। आप अखिलेश यादव जी के पास जा रहे हैं, चलिए वो बात ठीक है कि अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए। अगर नहीं, जांच में कुछ भी नहीं निकलता है तो उसका जवाब हम समाजवादी पार्टी से भी ले लेंगे कि वो मांगेंगे या नहीं मांगेंगे। लेकिन अगर शुरुआती सवालों पर पहले जरा आप आ जाइए। आपको एफआईआर की जरूरत महसूस नहीं हो रही है कि कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए एफआईआर भी होनी चाहिए? आपको नहीं लगता है कि ऑडिट रिपोर्ट जो है वो एक नेशनल ऑडिट मॉडल बनना चाहिए, एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, भक्तों को भी पता होना चाहिए कि उनका पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, सोने चांदी कितने जेवरात वो चढ़ाते हैं, वो कहाँ जा रहे हैं? मोनिका जी, मैं बार बार कहता हूं, जो जांच में पाया जाएगा तभी गिरफ्तारी होना जरूरी है। तो देश में जितने क्राइम्स हो रहे हैं, आप हर क्राइम के लिए यही कह देंगे? जहां जहां चोरी चकारी होती है आप यही कहेंगे उसके लिए? जहां जहां चोरी चकारी होती है यही कहेंगे? हर मंदिर में तमाम ऐसे केसेस सामने आते हैं, मंदिरों से चढ़ावा चोरी हो जाता है। हमारे गलियों में भी जो मंदिर है वहां से भी होते हैं। मत कराइए वहां फिर एफआईआर। कहां चोरी हो रहा है? हम लोग अयोध्या वासी है, हम अयोध्या के साधु संत हैं। अरे आए दिन तो मामले आते हैं विष्णुदास जी, रामलला के मंदिर के अलावा अन्य मंदिरों की भी मैं बात कर रही हूँ। आए दिन मामले आते हैं, मंदिर का घंटा चोर चुरा ले गए, मंदिर से प्रतिमा चोर चुरा ले गए, मंदिर की दान पेटी से दान चोर चुरा ले गए। आए दिन ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। तो क्या ऐसे मामलों में भी एफआईआर की जरूरत नहीं है? आप ये कहिए कि भैया हम एक कमेटी बना दे रहे हैं, वो जांच करेगी, दोषी पाए जाएंगे कि इन्होंने चोरी की है तो फिर हम एफआईआर दर्ज कर देंगे। हर मामले को फिर एक ही चश्मे से देखिए। देश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है या नहीं है? जहां चोरी हुआ है वहां का कोई वीडियो है अखिलेश यादव के पास? अगर भाई वीडियो हो जाए तो ठीक है, और जहां चोरी होता, चाहे घंटा, चाहे हरियाल, चाहे सोना, चाहे चांदी, कोई भी चोरी, ठीक है।
तो आप यानी कि कमेटी के ही पक्ष में है। अशोक जी मैं आऊंगी, बहुत माफी के साथ आपको रोक रहे हैं। अशोक जी आऊंगी, पहले हम रणविजय जी को जरा ले ले, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उनसे भी हम सवाल का जवाब ले लें, उन्हें भी पैनल में इंक्लूड कर ले, फिर मैं आपके पास आऊंगी। रणविजय सिंह जी, इस पूरी प्रक्रिया में आपको क्या नजर आता है, कहाँ खामी नजर आती है, इस पूरी प्रक्रिया को किस तरीके से आप देखते हैं, क्या FIR की आवश्यकता है या नहीं है, क्या हमें एक नेशनलाइज्ड मॉडल की जरूरत है ताकि मंदिरों में जितना चढ़ावा चढ़ता है वो सब सामने आ सके, ट्रांसपेरेंट मॉडल की नीड है? मोनिका जी देखिए, एक तो जो पूरा विवाद है, ये विवाद कहां से उठा, क्यों उठा और कैसे आगे बढ़ा, ये समझने की जरूरत है। अयोध्या में एक दैनिक हिंदी अखबार के पत्रकार साथी ने आशंकाओं पर आधारित जो भी उनको सूचना मिली हो, जैसे भी जिस भी सोर्स से मिली हो, उन्होंने एक समाचार प्रकाशित किया। उसकी पुलिस ने भी पुष्टि नहीं की और ट्रस्ट के किसी पदाधिकारी ने भी पुष्टि नहीं की। जो समाचार प्रकाशित हुआ उसी को लेकर समाजवादी पार्टी के अयोध्या विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्हीं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, उन्हीं तथ्यों को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास केस पूरा ट्रांसफर कर दिया। अखिलेश जी ने इस मामले को एक्स पर कमेंट किया और मामला पूरा राजनीतिक बन गया। लेकिन एक बात इसमें अभी भी सामने आना बाकी है, किसी के भी पास कोई प्रमाण नहीं है। चर्चाएं तमाम हैं, अयोध्या के कुछ जो संत हैं वह भी सवाल उठा रहे हैं, ट्रस्ट से जुड़े हुए कुछ लोग हैं वह भी सवाल उठा रहे हैं, ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं उनके जो उत्तराधिकारी हैं कमल नयन दास जी, वह भी सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल। और इस पूरे मामले में जांच की मांग किसने की, यह भी एक बड़ा मामला है। अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है डॉक्टर रजनीश सिंह, उन्होंने पीएमओ और प्रधानमंत्री को पत्र लिख करके यह कहा कि समाजवादी क्षमा करिएगा, उन्होंने पत्र लिख करके कहा कि यह जो पूरा मामला है इसमें जो आशंकाएं आरोप उठे हैं उनकी सीबीआई से जांच करा दी जाए। उनका जो पत्र वहां गया होगा तो उसके बाद पीएमओ और जो मामला हाईलाइट हुआ, पीएमओ ने रिपोर्ट मांगी ट्रस्ट से कि क्या वस्त स्थिति है यह जरा बताइए। लखनऊ में भी हलचल बढ़ी, संगठन में भी हलचल बढ़ी, भारतीय जनता पार्टी में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी हलचल बढ़ी और ट्रस्ट में भी इसे लेकर जिस दिन मामला उठा उसके बाद से ही यह विवाद पूरा गर्म है। सभी पदाधिकारी इससे चिंतित हैं और सरकार की तरफ से, ट्रस्ट की भी तरफ से अब तक जो कदम उठाए गए हैं वह कहीं गलत नहीं लगता है। समाजवादी पार्टी को या तो यह कह देना चाहिए कि सरकार की तरफ से जो न्यायिक जांच कराने की बात कही गई है, पीएमओ की तरफ से जो ट्रस्ट से रिपोर्ट मांगी गई है, वह पूरा हमें उस पर भरोसा नहीं है। सबसे पहले बगैर किसी प्रमाण के ट्रस्ट के पदाधिकारियों पर ही मुकदमा दर्ज करा दिया जाए। उनके जो ट्रस्ट में महासचिव है चंपत राय जी, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया जाए, उन्हें जेल भेज दिया जाए। लेकिन फिर यह मामला और भी उठेगा कि अगर बगैर किसी प्रमाण के केवल आशंकाओं के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करा के चंपत राय जी को जेल भेज दिया जाए तो इस स्थिति में क्या ऐसा क्या थोड़ा समाजवादी पार्टी के विद्वान प्रवक्ता महोदय से मैं निवेदन करूंगा 2 मिनट धैर्य रखें, हमने आपके बीच में बोला नहीं तो थोड़ा 2 मिनट सुन ले, फिर आप अपनी बात कहिएगा। पूरी आजादी आपको कहने के लिए, मोनिका जी पूरा समय भी आपको देंगी। जी जी। तो अगर इसी बिना पर, इसी आधार पर, इसी प्रमाण पर, जिसका कोई प्रमाण नहीं, उस पर चंपत राय को हटा दिया जाए तो समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान गोमती नदी की सफाई और सुंदरीकरण योजना के दौरान जो भ्रष्टाचार हुआ, क्या उसके लिए अखिलेश यादव जी जिम्मेदार थे? अगर इसी पैटर्न को माना जाए, इसी को प्रमाण माना जाए, आरोपों को ही सच माना जाए, तो फिर अखिलेश यादव जी जो भी वहां गड़बड़ियां हुई उसके लिए वो जिम्मेदार थे। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, हो सकता है बीच में कोई गड़बड़ी हुई हो, क्योंकि वहां गिनती करने वाले कौन लोग हैं? वह गिनती ट्रस्ट के पदाधिकारी या कार्यकर्ता या स्वयंसेवक नहीं करते। नोटों की गिनती करने का काम वहां एसबीआई करती है। ट्रस्ट की तरफ से एक निजी संस्था लगाई गई है, उसके कार्यकर्ता करते हैं। ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं
वह उसकी निगरानी करते हैं, उसका पर्यवेक्षण करते हैं कि जो कि, और यह पूरी गिनती, पूरा पर्यवेक्षण सीसीटीवी की निगरानी में होता है। सीसीटीवी कैसी, केवल चित्र और वीडियो नहीं लेता, आवाज की रिकॉर्डिंग होती है कि क्या गिनती हो रही, क्या बातचीत हो रही है, वह सब कुछ रिकॉर्ड होता है। तो अभी तमाम इसमें बातें हैं, इसको इस तरह से तूल देना मुझे लगता कि ठीक नहीं, लेकिन मामला क्योंकि राजनीतिक इसे बनाना था तो अखिलेश जी ने बना दिया। क्यों बना दिया, इसके पीछे भी बहुत अच्छा वो है। दरअसल समाजवादी पार्टी और उसके नेता निरंतर लगातार, केवल ये राम मंदिर जब से बनना शुरू हुआ तब से नहीं, उसके और बहुत पहले से, जब से राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ उसके बाद से लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं, दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। हमेशा से उनके जो बयान है वह इस प्रयास में रहते हैं कि लोग इस पूरे मुद्दे को अलग नजरिए से देखना शुरू कर दें, जैसा कि संघ या विश्व हिंदू परिषद या भाजपा जो बताना दिखाना चाहती है, जैसा लोगों को समझाना चाहती है, उस नजरिए की तरफ ना जाए, या अपनी जो आस्था है, जिस नजरिए से लोग देखते हैं उस पर ना जाए। जो चढ़ावे की रकम में गोलमाल गड़बड़ी की आशंका जताई गई है वह दरअसल प्रमाणित हो जाए तो एफआईआर हो जानी चाहिए, और जिसने भी किया हो गड़बड़ी उसको जेल भेज दिया जाना चाहिए। लेकिन अभी की क्या स्थिति है, समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने, कोई बड़ा भी नेता आज तक वहां नहीं गया, किसी बड़े नेता ने कोई वहां दान किया हो इसका कोई अभी प्रमाण नहीं है, या किसी ने दावा भी नहीं किया, किसी ने सार्वजनिक कोई ऐलान नहीं किया कि भाई हमने वहां दान किया, या अखिलेश जी ने कोई दान किया हो तो प्रवक्ता महोदय बैठे हैं, ये भी बारी आएगी तो बता देंगे, नहीं किया। लेकिन जो वहां राम भक्त आते हैं, जो करोड़ों रुपए अपनी आस्था से, भरोसे से चढ़ाते हैं, उनके भरोसे में संदेह पैदा करना, उनके भरोसे को खंडित करना, यह एक राजनीतिक लक्ष्य है। लोग जो आते हैं, या करीब 325 करोड़, साल भर में 350 करोड़ के आसपास की रकम वहां जो मंदिर में चढ़ावे के रूप में आती है, उसके अलावा तमाम ज्वेलरी आती है, तमाम सोने चांदी के रूप में, हीरे के रूप में लोग चढ़ाते हैं। लोग चढ़ाना बंद कर दें, वहां आमदनी ना हो। जैसे पहले मंदिर था, जैसे भगवान राम तिरपाल में, हम तो तब भी गए थे, अब भी गए, तो जैसे तिरपाल में रहा करते थे समाजवादी पार्टी की सरकारों के दौरान, यह तो चाहते फिर भगवान राम वैसे ही चले जाएं। इनको हिंदुओं की आस्था से कोई लेना देना नहीं है। उस आस्थावान जो लोग आते हैं, उस आस्था आपको मेरे टक्कर मारे, उस आस्था को तोड़ दे, इस बात की पूरी कोशिश होती है। जो अभी न्यायिक आयोग गठित है, न्यायिक जांच हो रही, न्यायिक जांच की सरकार ने घोषणा कर दी है, या हम तो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो महोदय बैठे, ये अपनी तरफ से ही पुलिस को प्राथमिकी क्यों नहीं दे देते? अगर इनके पास कोई प्रमाण हो, इनके पास कोई प्रमाण हो, इनके पास हो, अखिलेश जी के पास हो, या अयोध्या में जो पूर्व विधायक महोदय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके पास प्रमाण हो, या समाजवादी पार्टी के किसी भी पदाधिकारी, नेता, कार्यकर्ता के पास कोई प्रमाण हो, तो वह पुलिस को दे करके एफआईआर करा दे। और पुलिस इनकार करे कि हम एफआईआर नहीं करेंगे, तो ये आरोप लगाए भाई हमने एफआईआर के लिए वहां आवेदन किया और पुलिस एफआईआर नहीं कर रही, पुलिस की भी मिलीभगत है। इन्होंने कोई एफआईआर का आवेदन नहीं किया है, कोई वहां आवेदन नहीं किया कि हमारी प्राथमिकी दर्ज कर ली जाए, क्योंकि ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता है, जो सदस्य हैं, उन्होंने उस दान की रकम में कोई भ्रष्टाचार किया है, ऐसा इन्होंने कोई आवेदन नहीं किया। अगर किया हो तो वो भी बता दें। तो ये पूरा मामला दरअसल जो राम भक्त है, अयोध्या में लाखों की संख्या में आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं, उनकी आस्था टिक जाए, हिल जाए, वह उस संख्या में आए नहीं, वहां चढ़ावे की यह रकम आए नहीं, तो उस पूरे दरअसल इसका पूरा मामला इस रकम में गड़बड़ी होने से अखिलेश यादव जी का या समाजवादी पार्टी के नेताओं का लेना देना नहीं है। भ्रष्टाचार तमाम होते रहे, पहले भी होते रहे, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि इसमें नहीं हुआ होगा, हो सकता है किसी ने, क्योंकि जो पैसे की गिनती का मामला, पैसा देख करके किसी की भी नीयत डोल सकती है, हो सकता हुआ हो, जो जांच होगी अगर हुआ होगा तो खुलासा होगा, जो भी किया होगा उसको उसके हिसाब से सजा मिलेगी। ट्रस्ट में भी एक और बात महत्वपूर्ण मैं कहूंगा, दरअसल जब से ट्रस्ट का गठन हुआ, ट्रस्ट में पदाधिकारियों का चयन किया गया, उस समय से पदाधिकारियों के नामों को लेकर के अयोध्या के संतों में, अयोध्या के लोगों में
भारी विवाद रहा है। तो इसलिए जो पदाधिकारी हैं उनको लक्ष्य करके अयोध्या के तमाम संत हैं जो लगातार बीच बीच में निशाना बनाते रहते हैं, कोशिश उनकी यह है कि वह हट जाए, किसी तरीके से हमारी या हमारे लोगों की गिनती हो जाए। ट्रस्ट का गठन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया, ट्रस्ट का गठन सरकार ने किया, प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से ट्रस्ट का गठन हुआ, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था। बस 1 मिनट का धैर्य। हाँ जी, जैसा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था उसके अनुसार हुआ। तो अभी जब न्यायिक जांच का आदेश हो चुका है, कोई जो भी रिटायर्ड जज होंगे वह पहुंचेंगे, वह जब जाएंगे तब जांच प्रक्रिया शुरू होगी। जांच में जो सीसीटीवी के रिकॉर्ड है वह भी तलाशे जाएंगे, वह खंगाले जाएंगे। अगर सीसीटीवी के रिकॉर्ड, पुराने रिकॉर्ड कोई डिलीट कर दिए गए हैं तो उन पर भी सवाल जरूर खड़ा होगा, जैसा कि अयोध्या से यह बात सामने आई कि कुछ सीसीटीवी के पुराने रिकॉर्ड डिलीट कर दिए गए, ऐसी बातें आई। अगर डिलीट हो गए होंगे तो वह जांच में सामने आएगा। निगरानी और गिनती की जो प्रक्रिया है, अगर उसमें कोई दोष होगा तो वह भी सामने। मैं तो कहूंगा कि अच्छा हुआ यह विवाद उठ गया, अच्छा हुआ विवाद उठ गया, क्योंकि अगर अब कोई वहां दोष होगा, कोई गड़बड़ी हुई होगी तो आगे कम से कम अब उस प्रक्रिया में, उस व्यवस्था में सुधार आ जाएगा। ठीक है। और जो गड़बड़ी हुई होगी, जिसने गड़बड़ी किया होगा, पहली बात तो क्योंकि भगवान राम जो हिंदुओं की आस्था और जो वहां कार्यकर्ता लगाए गए हैं बैंक की तरफ से, उनमें भी ज्यादातर, और जो ट्रस्ट ने निजी एजेंसी बनाई है उसमें जो कार्यकर्ता लगाए गए हैं उनमें भी मेरी अपनी जानकारी के अनुसार अधिकतर सब सनातनी ही हैं, कोई गैर धर्म का वहां नहीं है। तो अब इसको क्राइम तो अगर कोई घपला कर रहा है जी, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि अगर कोई घपला कर रहा है तो उसको धर्म से जोड़ने की जरूरत है। जिस अविनाश शुक्ला का नहीं डोल गई है। रणविजय सिंह जी, आप इसमें ये बात जस्टिफाई नहीं कर सकते कि जहां तक है वो सब सनातनी ही हैं, वो हिंदू ही हैं, गैर धर्म का नहीं है। जिस अविनाश शुक्ला के नाम की बात आ रही है, भाई वो भी तो सनातनी ही है, हिंदू धर्म के ही तो हैं। 7.5 करोड़ रुपए के जो गबन का आरोप लग रहा है, एक मसला सामने आ रहा है तथाकथित तौर पर अविनाश शुक्ला का, कुछ रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं, तो वो भी तो हिंदू ही हैं। तो इसको ये जोड़ देना कि धर्म हिंदू धर्म के हैं तो कुछ नहीं होगा, सब सनातनी है। हाँ मोनिका जी, आपने मेरी बात सुनी नहीं, आपने मेरी बात असल सुनी नहीं। हमने कहा कि जो लगाए गए हैं उनके कॉन्शस इस रूप में अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन यदि किसी ने किया होगा, रुपए को दे करके, सोना चांदी जवाहरात दे करके किसी की नियति डोल गई होगी तो डोल गई होगी तो जो जांच होगी उसमें सामने आएगा और एफआईआर जांच होगी, न्यायिक क्योंकि है। तो अब इसमें जब सरकार ने एक न्यायिक जांच की घोषणा कर दी तो तमाम वहां जो स्थानीय स्तर पर व्यवस्थाएं हैं उनके हाथ भी बंधेंगे। जब न्यायिक जांच हो जाएगी, अगर कोई गड़बड़ी सामने आती है तो एफआईआर भी होगी, लोग जेल भी जाएंगे और व्यवस्था में सुधार भी होगा। तो इस पूरे मुद्दे को यह दरअसल एक धार्मिक मामला है। ठीक है, आर्थिक गड़बड़ी का आरोप जरूर है, लेकिन ये आस्था से भी जुड़ा हुआ है। इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश मुझे लगता है कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस किस्म से तमाम गड़बड़ियां पहले भी हुई हैं और जांचों में विलंब भी हुए हैं। अभी तो यह है कि जो आशंकाएं हैं, आरोप है, उनके आधार पर ही जांच हो रही, कोई प्रमाण नहीं, किसी के पास कोई प्रमाण नहीं है। अखबार में जो खबर छपी, मैंने अपनी तरफ से पता लगाने की कोशिश की, अखबार के पास भी कोई प्रमाण नहीं है, वहां भी आशंका पर ही खबर छपी, और जो आरोप लगाए जा रहे हैं वह भी आशंकाओं पर ही हैं, प्रमाण किसी के पास नहीं। तो जांच होगी, जांच होने दीजिए, जांच का थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, उसके बाद समाजवादी पार्टी धरना प्रदर्शन करे, प्राथमिकी दर्ज करा दे, सब कुछ कर सकती है। अशोक गुप्ता जी से आपकी बात पे जवाब ले लूं मैं, बहुत देर से वो कुछ कहना चाह रहे हैं, आप ही की बात पर कहना चाह रहे हैं। अशोक गुप्ता जी, अगर इतना समाजवादी पार्टी, सनातनी समाजवादी पार्टी बन रही है, इस मुद्दे को गंभीरता के साथ उठा रही है, पवन पांडे जी ने भी बोला, उनके आधार पर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, अगर आपके पास वाकई में कोई सबूत है तो आप ही प्राथमिकी दर्ज करा दीजिए ना, जो रणविजय सिंह जी कह रहे हैं, बात गलत नहीं है। आप ही लोग एक एफआईआर, एक केस क्यों नहीं फाइल कर देते हैं कि हमारे रामलला के साथ धोखा हो रहा है? मोनिका जी, मैं बारी बारी दोनों लोगों की बातों को जवाब देता हूँ। महामंडलेश्वर जी का भी जवाब दूंगा और वरिष्ठ पत्रकार जी का भी जवाब दूंगा। देखिए, महामंडलेश्वर जी, हमारे समाज में, हमारे धर्म में साधु संत को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है।
और हम लोग आपको बहुत मर्यादा और बहुत सम्मान के साथ सर झुका करके आपकी चरणों में रखते हैं, और अब आप हमारे देवता समान हैं। लेकिन आपकी जो भाषा है, वाणी है, ये कहीं से संत की वाणी नहीं हो सकती है। पेट दर्द वाली बात से मैं आपकी बात को बात कह रहा हूं। अब मैं आता हूं वरिष्ठ पत्रकार जी के पास। प्रभु श्री राम की नगरी में एक वाकया और हुआ था, आपको याद होगा वरिष्ठ पत्रकार जी। इससे पहले एक व्यापारी को बलात्कार केस में, छोटी बिटिया को बलात्कार केस में, याद है, और वो उसको कोर्ट ने उस दोषी को जिन्होंने इन्होंने मतलब क्या बलात्कार के केस में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनकी पुलिस ने पकड़ के जेल भेज दिया था, और 2.5 साल अगला आदमी जेल में रहा, वही प्रभु राम की नगरी में। और 2.5 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट का नेता है वो, हाँ कहीं का हो, इंसान है, उसी प्रभु राम की नगरी का है। क्यों वो मुसलमान है तो इंसान नहीं है? हमारे पार्टी का आदमी इंसान नहीं हो सकता है? वो हिंदुस्तानी नहीं है, वो इंडियन नहीं है? पूरी बात हो जाने दीजिए। उसको आपने, जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको निर्दोष साबित किया, उसकी तमाम चल अचल प्रॉपर्टी को सरकार के बुलडोजर ने, बाबा के बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया गया। तो क्यों उसका FIR पहले लिख लिया गया था? जांच हो जाती, जांच के बाद जब कोर्ट से निर्णय आ जाता तब उसको जेल में डालते। और संपत राय जी बहुत बड़े लोग हैं, आपके सांसद विनय कटियार जी, ब्रिजभूषण शरण जी, और तो और छोड़िए, जो वहां के मेन मुख्य पुजारी हैं, जिनके चरणों में मैं अपना सर रख करके बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि उन्होंने भी कल टीवी पे और अखबारों में बोला है कि प्रभु राम उनको सजा देंगे जिन लोगों ने चोरी की है। और एक सब बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है, उन्होंने कहा है जो जांच कर रहे हैं, जो बैठे हैं यहाँ लोग, जो बोल रहे हैं, जब वही चोर होंगे तो जांच कैसे ईमानदारी के साथ होगी, उसका न्याय प्रभु श्री राम जी करेंगे। और आपके यहाँ के प्रभु श्री राम मंदिर के तीर्थ ट्रस्ट के रिटायर अकाउंटेंट का बयान आप लोगों ने सुना होगा। उन्होंने चोरी के सारे सिस्टम बताए हैं कि वहां कैसे कैसे लोग चोरी करते हैं, और लगातार अकाउंटेंट साहब तो अशोक गुप्ता जी, इतनी सारी महत्वपूर्ण बातें हैं, तो समाजवादी पार्टी किस तरीके से मुद्दे को उठाएगी? आगे आपकी क्या रूपरेखा है? क्या राम भक्तों के साथ धोखा ना हो, रामलला के साथ धोखा ना हो, इसके लिए आप इस मुद्दे को गंभीरता के साथ उठाएंगे, FIR करवाएंगे, एक केस फाइल करवाएंगे, कोर्ट का रुख करेंगे? FIR भी करा, अभी आवाज उठाए हैं, FIR भी करेंगे, सड़क पे जाएंगे, सदन में भी। ठीक है, 7 तारीख के बाद आज 12 तारीख आ गई है, अभी तक आप आवाज उठा रहे हैं, उम्मीद है 12 तारीख के 5-6 दिन बाद आप FIR करा देंगे। ये गाय खाने वाले सनातनियों को, जो मेघालय में गाय खिलाते हैं, बंगाल में गाय खिलाते हैं और गौ माता नहीं मानते हैं, ऐसे झूठे सनातनियों को हम लोग ला करके मधुकर त्यागी जी, तमाम लोगों के बयान सामने हैं, जो अशोक गुप्ता जी भी कह रहे हैं, तो ऐसे में FIR क्यों नहीं? चलिए, आप कह रहे हैं कि जब तक कोई दोषी नहीं तो हम कैसे कर दें। अब ये बताइए, अगर जांच में कोई दोषी पाया जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, बिल्कुल जांच खुद इसी वजह से रही है कि कौन दोषी है और कौन उस निर्दोष है, उसी के लिए जांच हो रही है। तो ही तो पक्ष होने हैं। तो यदि वो कोई निर्दोष होता है तो उसको अभी से आरोपी नहीं माना जाना चाहिए। दूसरा एक विषय अशोक गुप्ता जी अभी बोल रहे थे, मैं उस विषय को बता दूं कि प्रदेश में ये प्रदेश में कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आज मौजूदा में योगी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कितना अमन सुकून यहाँ है, और जो अपराधी तत्व के लोग हैं वो कहाँ आज उनकी मौजूदगी अब आपको दिखती है। बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से कार्य हो रहा है, कहीं भी कोई भी किसी तरीके की समस्या नहीं है। दूसरा एक चीज और मैं आपको मौका मिले आप बोलिएगा, हर मामले में मोनिका जी, हर मामले में जब FIR नहीं होती है, हर मामले में, तो ये मामला अलग है। इस मामले में मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो कमेटी बनी है वो एक संविधान के उस व्यक्ति के द्वारा बनी है जिसको हम सभी मानते हैं। या तो ये संविधान के उस न्यायपालिका के उनका सम्मान करना नहीं जानते, तुरंत कह रहे हैं FIR हो जाए। FIR भी आप कह रहे हैं कर लीजिएगा, लेकिन अभी यह जांच का विषय है। दूसरा, वो CCTV की भी बात करी गई थी, उनके ऑडिट की भी बात करी गई थी, तो हमें सब्र करना चाहिए। जल्दी से गर्म खाने से मुंह जल जाता है,
तो ये आप राजनीतिक लाभ लेने का बिल्कुल प्रयास न करें, क्योंकि दूसरी बात, यहाँ दान और दर्शन से तो आप गए और केवल आरोप लगाने, दान और दर्शन का उल्लेख अभी वरिष्ठ पत्रकार मोदी ने किया था, तो केवल ऐसा क्यों नहीं होता है? आरोप लगाना जानते हैं, आरोप लगाना और जो कानून है हमारे देश में नहीं चलने वाला है। लेकिन आप सनातनी परिवार में पैदा हुए हैं, लेकिन उन परंपरा से आगे बढ़े, लेकिन लगने से काम होता। बहस इसी तरीके से जारी रहेगी, जाहिर सी बात है, इसका कोई अंत अभी तो फिलहाल दिख नहीं रहा। लेकिन विष्णुदास जी से भी मैं जाते जाते एक सवाल जरूर और लेना चाहूंगी फटाफट से। विष्णुदास जी, क्या आपको लगता है कि मंदिरों को आज राजनीतिक अखाड़े के तौर पर देखा जा रहा है और इसका चुनावों को देखते हुए भी इस्तेमाल हो रहा है राम नाम का? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अशोक गुप्ता जी जिस तरह कहे थे, संतों की भाषा नहीं है। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी ही साधु संतों को गुंडा बताती है, माफिया बताती है, और बीच में बोलना नहीं चाहिए। सबको अपनी बात रखने का एक अधिकार है। मैं आपको बता दूं, ये 2027 का जो सपना ये अखिलेश यादव जी हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये देखना चाहते हैं। अच्छा। मगर यह सपना पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि जो राम का नहीं वो किसी के काम का नहीं। पर वही तो राम जी का मुद्दा उठा रहे हैं ना, वही तो मुद्दा उठा रहे, तभी तो जांच बैठ रही है। और क्या पता जांच में कुछ सामने आ जाए। एक धड़े को सिरे से बिल्कुल गलत बता दे रहे हैं। साधु संतों को तो निष्पक्ष होना चाहिए। ठीक है, बहुत माफी के साथ मैं आप लोगों को यहाँ पर रोक रही हूँ, कार्यक्रम को विराम देने का समय हो चला है। बहुत माफी के साथ आप लोगों को रोकते हुए, लेकिन इसी के साथ धन्यवाद करते हुए इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो बहरहाल सियासी संग्राम छिड़ा है राम नाम पर, और चढ़ावे को लेकर जो चक्रव्यूह अब रच दिया गया है, या जो चक्रव्यूह सामने आ गया है, देखना होगा कि जांच में क्या सामने आता है और क्या वाकई में कोई दोषी पाया जाता है या नहीं। फिलहाल सीधी बात में बस इतना ही। नमस्कार।